Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Question number 6. Ram own a house property. दिया है कि Ram is a owner, so condition is satisfied. At Madras, which was occupied by him for the purpose of his residence. मतलब वो खुद रहने के लिए यूज कर रहा है, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हुआ जिसका एनुअल वैल्यू 0 होता है. Ram is the owner. He has got the property at Madras, which is occupied by him for the purpose of his residence. वो खुद के रहने के लिए यूज कर रहा है. So this is called as what? SOP, self occupied property, जिसका annual value 0 होता है. He was transferred to Delhi in June 2019 and therefore he let out his property. He let out his property with effect from July 1st 2019. तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 9 मंथ्स हो गया. अप्रैल मई और जून 3 महीना वो एसओपी था, सेल्फ ऑक्यूपाइड. उसके बाद 9 मंथ्स ये एलओपी है, लेट आउट प्रॉपर्टी. सो इट्स अ प्रॉपर्टी विच इज एसओपी ऑल्सो और एलओपी ऑल्सो. तो इस सिचुएशन में क्या करना है? ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹3000, महीने का रेंट 3000 है, 9 मंथ्स भाड़े से दिया हुआ है. द म्यूनिसिपल टैक्स पेएबल in respect of the property at the rate of 25% of the rateable value. म्यूनिसिपल टैक्स जो भरना है कितना परसेंट? 25%. किस चीज का 25%? रेटेबल वैल्यू मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू. म्यूनिसिपल वैल्यू जो आएगा उसका 25% वॉज 6000. तो अगर हम लोग इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो म्यूनिसिपल टैक्स आ रहा है वो 6000 है. क्या रेट से आ रहा है वो? 25%. किस चीज का 25%? रेटेबल वैल्यू. तो हमको ये म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा इक्वेशन यूज करके. ऑफ विच, जिसमें से 50% was paid by him before the March 31st 2020. जिसमें से सिर्फ 50% ही भरा है. किसने? राम ने, मतलब ओनर ने. तो 50% का ही डिडक्शन मिलेगा क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्स के लिए कंडीशन है इट इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज पेड. फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 20,000. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू ₹20,000. तो इस पूरे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको डिस्कस करना है, दैट कंसेप्ट इज इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड फॉर रिमेनिंग पीरियड इफ इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी, तो हम लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे. वेदर वी विल ट्रीट दिस एंटायरली एज एसओपी, वेदर वी ट्रीट एंटायरली एज एलओपी और व्हाट. तो व्हाट एक्ट सेज, एक्ट में एग्जैक्टली क्या प्रोविजन है हम लोग उसको पहले देख लेते हैं. तो एक्ट में यहाँ पर एक प्रोविजन है तो उसको पहले देखेंगे. व्हाट द एक्ट सेज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड. देखो, द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज नील टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज. किसी भी व्यक्ति के पास 2 घर है जिसमें वो रहता है, तो वो 2 घर का वैल्यू till last year it was 1 self occupied. Now as the act has changed, provisions have changed. Now in India we can consider 2 properties as self occupied properties. इससे पहले एक ही प्रॉपर्टी सिर्फ एसओपी कंसीडर किया जाता था, सेल्फ ऑक्यूपाइड. नाउ द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज नील in respect of maximum 2 self occupied properties, that is whether a house in the occupation of the owner for his own residence or a house which cannot be occupied by the owner because of his working elsewhere. मतलब एक घर जिसमें वो रहता है और दूसरा घर जिसमें वो नहीं रह पा रहा है because he is working somewhere, he is doing profession job somewhere else, इसलिए कोई घर खाली पड़ा हुआ है. जैसे हमारा गांव में एक घर है और हम लोग मुंबई में रहते हैं, समझो हमारा गांव का घर खाली पड़ा हुआ है और मुंबई में जॉब कर रहे हैं, इसकी वजह से गांव का घर खाली पड़ा है. दिस 2 प्रॉपर्टीज, मुंबई में जिस घर में हम लोग रहते हैं वो प्रॉपर्टी और गांव में जो जिस प्रॉपर्टी में हम लोग नहीं रह पा रहे बिकॉज वी आर अर्निंग और वी आर वर्किंग समवेयर एल्स, तो वो 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हो जिसका वैल्यू जो है 0 होगा, मतलब आपको कुछ भी टैक्स भरना नहीं होगा. अर्लियर टू दिस, इससे पहले आपको कोई भी एक ही प्रॉपर्टी मिलता था एसओपी के लिए, बाकी दूसरे घर को अज्यूम किया जाता था कि वो भाड़े से दिया हुआ है और उसका जो एनुअल वैल्यू आता है उस पर टैक्स भरना होता था. तो अभी
दो प्रॉपर्टीज है जिसका वैल्यू आप 0 ले सकते हो। आगे लिखा है द एनुअल वैल्यू कैन नॉट बी टेकन एज नील in case of such house or any part is let out during the year or any benefit is derived from the property by the owner। मतलब अगर उस प्रॉपर्टी को अगर आपने साल भर में थोड़े पीरियड के लिए भी अगर भाड़े से दिया है तो आप उसका एनुअल वैल्यू 0 नहीं ले सकते, मतलब उसको एसओपी ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसको लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करना होगा। अगर आपको कोई बेनिफिट डिराइव हो रहा है, उससे कोई इनकम हो रहा है, अगर आपने थोड़े समय के लिए भी उसको भाड़े से दिया है तो भी उसको आपको क्या करना होगा, एसओपी ट्रीट करना होगा। उसको आपको क्या सॉरी उसको आपको लेट आउट प्रॉपर्टी कंसीडर करना होगा। यू कैन नॉट कंसीडर दस प्रॉपर्टी एज एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर सकते। ओनली अ हाउस रिमेनिंग वैकेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर कैन बी ट्रीटेड एज एसओपी। अगर वो खाली रहा है आपके कहीं और काम करने की वजह से, अगर वो घर खाली रहा है तो ही आप उस घर को एसओपी ट्रीट कर सकते हैं। A house remaining vacant due to any other reason cannot be treated as SOP। तो इन शॉर्ट इन्होंने लिखा है एक्ट में कि आप उस घर का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो जिस घर से आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट रिसीव्ड हो रहा है। तो हमारे केस में हमने देखा कि वो पहले तो उस घर में रहता था, लेकिन उसके बाद शिफ्ट होने के बाद, एम्प्लॉयमेंट के लिए शिफ्ट होने के बाद उसने वो घर भाड़े से दिया, मतलब ही इज गेटिंग द बेनिफिट, so it cannot be considered as 0, it will be considered as let out property। दूसरा कंसेप्ट जो हम लोग उसमें देखने वाले हैं म्यूनिसिपल वैल्यू टैक्स के लिए। तो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलने के लिए द एनुअल वैल्यू कंप्यूटेड एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से the taxes levied by local authority in respect of property shall be deducted in the previous year in which such taxes are actually paid by the owner। Such deduction can be made irrespective of the previous year in which the liability of such taxes incurred। मतलब किसी भी साल का हो टैक्स पेड होना चाहिए। म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन कब नहीं मिलेगा, इफ दे आर नॉट लेविड बाय चार्ज बाय लोकल अथॉरिटी, मतलब बीएमसी का नहीं है, ग्राम पंचायत का नहीं है, जिला परिषद का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है तो नहीं मिलेगा। दे आर नॉट पेड बाय द ओनर, अगर ओनर ने पेड नहीं किया तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। दे आर नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर एक्चुअल में पेमेंट ही नहीं हुआ है, मतलब पेमेंट भी होना चाहिए और वो ओनर नहीं करना चाहिए, टेनेंट करता है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और ओनर नहीं भी करता, मतलब अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और प्रॉपर्टी एसओपी है जिसका एनुअल वैल्यू 0 है तो उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू कैसे आता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हमने फॉर्मेट में भी देखा था, जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। सो दीज आर द टू कंसेप्ट्स इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। अगर ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गया तो हमारा ये क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाएगा। तो ये हमको प्रोविजंस जो है, देखो आंसर्स मैंने जैसे बोला है टैक्स में आंसर्स बहुत सिंपल होता है प्रोवाइडेड एग्जाम तक हमको प्रोविजंस याद रहे। तो आपको पता अभी बाकी 3 लाइन तो सेम होता है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड लीगल स्टेटस। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, नेम ऑफ द असेसिंग मिस्टर राम। पहला वाला फेयर रेंट लिखना है, तो फेयर रेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फेयर रेंट इज गिवन एज 20,000। उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। अभी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ये देखो कैसे कैलकुलेट किया 24,000। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, अभी आपके पास यूज करो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बाजू में रखो। म्यूनिसिपल टैक्स पेएबल, म्यूनिसिपल टैक्स जो भरना है वो कितना है 6,000 है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एट द रेट ऑफ 25%। म्यूनिसिपल टैक्स कौन से रेट से भरना है 25% ऑफ द रेटेबल वैल्यू, मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू। तो म्यूनिसिपल वैल्यू जो है समझो, अभी यूज करो कैलकुलेटर, 100 रुपया है तो उसका म्यूनिसिपल वैल्यू कितना आ गया 25%। तो 100 का करके देखो कैलकुलेट, तो मुझे आगे वाला समझाने के लिए आसान होगा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 25% एंड इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 25% इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आता है 25। मतलब 100 रुपया अगर म्यूनिसिपल वैल्यू होगा
तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर 25 रुपए आ गया म्यूनिसिपल टैक्स। अभी उल्टा करके देखो, 25 रुपए सामने देखो कैलकुलेटर पे 25, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन की इस तरफ आते तो डिवाइड हो जाएगा। सो 25 डिवाइड बाय 25%। कैलकुलेटर कर पे देखो, थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन फिर भी करके देखो कि फिर वो 6000 का आंसर आपको आना चाहिए। 25 ये म्यूनिसिपल टैक्स डिवाइड बाय 25% करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 100 रुपीज। ये आपका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन आ गया। तो वैसे यहाँ पर 6000 म्यूनिसिपल टैक्स है, यूज करो कैलकुलेटर। 6000 डिवाइड बाय 25%, 6000 डिवाइड बाय 25%, 6000 डिवाइड बाय 25%, परसेंट का साइन प्रेस करना है आपको। 6000 डिवाइड बाय 25%, तो अगर आप आंसर निकालते हो तो वहां पर आंसर आएगा आपका 24,000। अभी आप क्रॉस वेरीफाई करके देखो, अगर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 24,000 है करके देखो, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो आपका म्यूनिसिपल टैक्स जो आएगा वो 6,000 आएगा। सो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 25, ये क्या किया है मैंने आपको कैलकुलेटर पर बता दिया आपको कैसे करना है। तो ये आपका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन आ गया 24,000, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 24,000। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर दैट इज 24,000। क्वेश्चन में कहीं पर भी स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ नहीं है, मतलब नो लिमिट, यू कैन चार्ज एनी अमाउंट ऑफ रेंट। तो यहाँ पर आएगा आपका 24,000 रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। उसको कंपेयर किसके साथ करना है, एक्चुअल रेंट के साथ। तो क्वेश्चन में लिखा है कि उसका दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद उसको महीने का 3,000 भाड़ा आ रहा था, कहाँ से, जुलाई से। तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीना हो गया, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 27,000। 1 और 2 विच एवर इज हायर, 1 और 2 विच एवर इज हायर, 27,000 इज हायर वैल्यू। सो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 27,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन में लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्सेस 6,000 था, जिसका कितना परसेंट पेड किया है, 50%। 6,000 था जिसका कितना परसेंट पेड किया है, 50%। तो डिडक्शन भी 50% ही मिलेगा। तो 6,000 का 50% दैट कम्स टू 3,000, दैट कम्स टू 3,000। तो 27,000 माइनस 3,000, ये आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू 24,000। उसका 30%, उसका 30% 7,200, ये लमसम डिडक्शन है, यहाँ पर किसी को खर्चा करने की जरूरत नहीं। दिस इज एडॉप लमसम डिडक्शन अलाउड बाय द एक्ट। तो नेट एनुअल वैल्यू है, उसका 30% आपको डिडक्शन स्टेट में मिल जाएगा। और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन में लिखा था इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, कर्जा लिया था किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। वैलिड रीजन, 5 रीजन आपको याद रखना है, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसके लिए कर्जा होना चाहिए। तो इट्स अ वेरी मच वैलिड रीजन, कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लिया है जिसका इंटरेस्ट है 20,000, तो 20,000 इंटरेस्ट का डिडक्शन। सो टोटल मिलाकर डिडक्शन हो गया 27,200। सो 24,000 में से माइनस करेंगे 27,200, तो यहाँ पर इनकम जो है वो नेगेटिव हो गया, लॉस हो गया। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अ नेगेटिव 3,200। Note, house owned by Ram is let out for 9 months and self-occupied for 3 months. Annual value of house cannot be taken as nil as the house has been let out for some time during the year. कुछ समय के लिए क्या हो ना, कुछ समय के लिए भी हो, वो भाड़े से दिया है तो उसको हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी ही कंसिडर करेंगे, एसओपी कंसिडर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Kunal is the owner of 2 house properties. Owner of 2 house properties. From the following information furnished by him for the year ending 31st March 2020, compute his taxable income for the assessment year. 2 घर उसके पास, उसमें से एक घर लिखा है सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा घर लिखा है लेट आउट प्रॉपर्टी। एक घर जिसमें वो खुद रहता है और एक घर जिसको उसने क्या किया, भाड़े से दिया हुआ है। एक घर जिसमें वो खुद रहता है और एक घर उसने क्या किया है, भाड़े से दिया हुआ है। उसके पास 2 प्रॉपर्टी है।
क्या क्या लिखा है देखो, एनुअल रिटेबल वैल्यू, मतलब आपका RLV आ गया यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन, सॉरी कंस्ट्रक्शन कमेंस ऑन, स्टार्टेड ऑन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर द पीरियड 19 to 20, मतलब प्रीवियस ईयर में कितना पेड किया वो लिखा है। आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये एनुअल रिटेबल वैल्यू भी कुछ काम का नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू 0 ही होता है, मतलब हमको ये सिर्फ ये लिखना है। म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन एसओपी के लिए मिलता ही नहीं है, मतलब ये डिडक्शन आएगा ही नहीं। कौन सा आएगा, सिर्फ 9600 वाला आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा कोई डिडक्शन होता ही नहीं है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड तो वैसे भी नहीं आएगा, और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ कौन सा वाला डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, तो ये दोनों के लिए मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड ये दोनों के लिए मिलेगा। तो हमारा ये कैलकुलेशन अभी। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन वेयर देयर आर टू प्रॉपर्टीज, और ये लिख कर दिया कि इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सा और लेट आउट प्रॉपर्टी कौन सा है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। सिर्फ हमको यहाँ पर एक चीज तो डिस्कस करना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड। हमने जो कर्जा लिया है उसका जो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसका मतलब हुआ है कि वी हैव टू assume that this interest is on the loan taken for construction। तो किसी और रीजन के लिए भी तो लोन लिया नहीं है, तो on a positive note we can take this loan for construction। अब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ है, 2009 में। मैं एसओपी की बात कर रहा हूँ, एलओपी के लिए ऐसा कुछ कंसिडर नहीं करना होता है, एलओपी के लिए ऐसा कुछ कंसिडर नहीं करना होता है। अभी हम लोग एसओपी के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। एसओपी के लिए एसओपी के लिए अगर हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, एसओपी फेयर एंड म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हायर मे बी स्टैंडर्ड एंड रीजनेबिलिटी वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली कहाँ पर आगे ग्रॉस वैल्यू 0। जिस घर में हम लोग खुद रहते हैं उससे तो हमको कुछ इनकम नहीं आएगा, कुछ इनकम नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। फिर जिसका एनुअल वैल्यू 0 है उसका म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, मतलब आपका नेट एनुअल वैल्यू भी 0 होगा। और उसका डायरेक्टली क्या होगा, 30%, तो 0 का 30% तो 0 ही आएगा, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्शन भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन होगा, कौन सा वाला, इंटरेस्ट का। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन होगा, कौन सा, इंटरेस्ट का। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिमिट देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट का जो डिडक्शन होता है उसके लिए क्या लिमिट है। देखो अमाउंट डिडक्टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसओपी नाउ। इन केस ऑफ टू हाउसेस, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पहले वो वन हाउस था। तो इन केस ऑफ टू हाउसेस whose annual value is taken as nil, SOPs जिसका एनुअल वैल्यू 0 है, the interest can be claimed up to rupees 30,000 if the loan is taken for acquisition, construction, reconstruction, repairs and renewals। अगर हम लोग ये 5 चीजों के लिए लोन लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है 30,000 तक लिमिटेड रहेगा। रुपीज 2 lakhs if such property is acquired or constructed within 5 years from the end of financial year in which the capital was borrowed with a loan taken on or after 1st April 99। अगर हमने कर्जा, देखो ये कंडीशंस है, अगर हमने कर्जा लिया है किसके लिए, एक्विजिशन मतलब परचेस और कंस्ट्रक्शन, देखो ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए एग्जाम तक। अगर हमने कर्जा लिया है किसके लिए, एक्विजिशन मतलब परचेस, और कंस्ट्रक्शन मतलब रिपेयर्स रिन्यूअल्स, ये नहीं आया यहाँ पर, रिपेयर्स रिन्यूअल्स रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं आया। सो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हमने कर्जा लिया है और जिस साल में कर्जा लिया है उससे 5 साल के अंदर ये परचेस या फिर कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, और ये कर्जा हमने 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है। देखो क्या क्या कंडीशंस है, हमने कर्जा लिया है वो परचेस या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, पहला कंडीशन।
दूसरा, कर्जा 1 अप्रैल 99 के बाद का है। तीसरा कंडीशन, कर्जा लेने के बाद 5 साल के अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, तो आपका जो इंटरेस्ट का लिमिट है वो 30,000 की जगह पर 2 लाख हो सकता है। मतलब आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। क्या क्या कंडीशन है, फिर से एक बार, कर्जा जो लिया है वो एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए है, कर्जा 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है, और कर्जा लेने के बाद 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, तो आपका जो इंटरेस्ट है दैट यू कैन टेक और यू कैन डिडक्ट अप टू 2 lakhs। अगर ये नहीं है, मतलब 1 अप्रैल 99 से पहले कर्जा लिया है या फिर 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है लेकिन रिपेयर्स और रिन्यूअल्स के लिए लिया है, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ 30,000 का ही मिलेगा। मतलब अगर क्वेश्चन में 1.5 लाख लिखा है तो आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, 40,000 लिखा है तो भी 30,000। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। So higher limit of 2 lakhs applies only to the loans taken for acquisition or construction, not for repairs, renewals and reconstruction। मतलब एसओपी के लिए जो लिमिट है 2 लाख का, वो सिर्फ कौन से कंस्ट्रक्शन के लिए, कौन से लोन के लिए, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, वो भी 1 अप्रैल 99 के बाद वाला लोन। एनी अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, लेट आउट, वैकेंट लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, तो इन सब के लिए वो कंडीशन है। मतलब हमारे लेट आउट, अभी तक हमने लेट आउट प्रॉपर्टी एंड वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी देखा था, तो इनके लिए ये रूल्स लागू नहीं है। तो ये रूल्स जो है 30,000 का और 2 लाख का, ये रूल सिर्फ किसके लिए लागू है, एसओपी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। इंटरेस्ट के लिए लास्ट वाला कंडीशन, एनी इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर हमने आउटसाइड इंडिया कर्जा लिया है और हमारा इंटरेस्ट बाहर जा रहा है, ईएमआई बाहर जा रहा है इंडिया के, ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड, मतलब टीडीएस हमने नहीं काटा है, हमने टीडीएस बिना काटे हुए पेमेंट किया है, in respect of which there is no person in India who may be treated as an agent, shall not be deducted in computing the income from house property। In short, इसमें शॉर्टकट में ये लिखा है, हम लोग बिना टीडीएस काटे अगर इंडिया के बाहर पेमेंट करते हैं, अगर हमने कर्जा फॉरेन किसी इंस्टीट्यूशन से लिया, फॉरेन किसी पर्सन से लिया है और उसका इंटरेस्ट इंडिया के बाहर जा रहा है, पेमेंट बिना टीडीएस का, बिना टैक्स काटे हुए, तो उस इंटरेस्ट का भी डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम में ये लाइन ऐसा आता है, ये लाइन ऐसा आता है, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस। आपको पता है यहाँ पर सेक्शन 25 कहता है कि ऐसा इंटरेस्ट जिसका टीडीएस काटे बिना हमने इंडिया के बाहर पेमेंट किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पैसा देते वक्त हमको उसका टैक्स काट कर पेमेंट करना होगा। जैसे अगर आप बैंक में, टीडीएस का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अगर बैंक में आपके पास एफडी है, फिक्स डिपॉजिट अगर आपने रखा है और आपका साल भर का इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर आता है, समझो आपके पास 5 लाख रुपए एफडी में है बैंक में और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो 8% है, तो 40,000 आता है, तो आपका साल भर का इंटरेस्ट 40,000 होगा, तो उसमें से 10% मतलब 4,000 बैंक टीडीएस काटेगी और आपके अकाउंट में खाली 36,000 आएगा। और बैंक ने जो 4,000 टीडीएस काटा है उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है फॉर्म 16A कि आपके नाम का टैक्स बैंक ने गवर्नमेंट को भर दिया है, तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट देती है, उसको बोलते हैं फॉर्म 16A। और सैलरी में से जो टीडीएस कटता है उसको बोलते हैं फॉर्म 16। फॉर्म 16 सबको पता है क्योंकि वो सैलरी से रिलेटेड है, और बाकी जगह से जहाँ पर टीडीएस कटता है उसके लिए फॉर्म 16A आता है। आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये फॉर्म नंबर्स वगैरह सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि एसओपी है तो लिमिट या तो 2 लाख का होगा या फिर 30,000 होगा। अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें तो लिमिट काफी कम ही है, लेकिन फिर भी आपको सारे रूल्स पता होने जरूरी है। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज है, एक एसओपी और एक एलओपी। कैलकुलेशन देखते हैं। मिस्टर कुणाल एसएससी का नाम, बाकी सब तो सेम, एक एसओपी दूसरा एलओपी। एसओपी एकदम सिंपल, 000 लिखते जाना है, रीजनेबल वैल्यू नील, एक्चुअल नील, डायरेक्ट इधर लिखो कि ग्रॉस वैल्यू तो भी चलेगा क्योंकि उसका नील ये वैल्यू दिया भी है। एक्चुअल रेंट तो आएगा नहीं, जिसमें घर में हम लोग खुद रहते हैं उसका रेंट कैसे आएगा, तो एनुअल वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली नील लिखोगे चलेगा। लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करना है, तो पहले मैं एसओपी का कैलकुलेशन कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू नील हो गया,
फिर म्यूनसिपल टैक्सेस का डिडक्शन तो मिलता नहीं है, तो नेट वैल्यू भी 0 हो गया। 0 का 30% 0 ही आएगा। और इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट वो 6000 ही है। अगर ये 36,000 होता तो हमको देखना पड़ता कि लोन कब लिया है। तो इधर आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है 9 में, मतलब 99 के बाद ही है, और कंस्ट्रक्शन वाला है मतलब 2 लाख का लिमिट है। तो अगर यहाँ पर 36,000 भी होता, 36,000 भी होता तो पूरा मिलता 36,000। अब ये 6000 है, तो वैसे भी 6000 30,000 से कम ही है, तो पूरा मिलेगा। तो 6000 का इंटरेस्ट पूरा मिला। तो यहाँ पर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 0, और 0 में से 6000 माइनस करेंगे तो -6000। और अभी हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी, जो कि सिंपल है, इतने दिन से हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। एनुअल रेटेबल वैल्यू 30,000, वो लिखा। रीजनेबल रेटेबल वैल्यू 30,000। एक्चुअल रेंट, यहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअल रेंट यहाँ पर दिया ही नहीं है। एक्चुअल रेंट इज नॉट गिवन। एक्चुअल रेंट इज नॉट गिवन। तो विच एवर इज हायर, तो कौन सा आएगा 30,000। तो कितना आएगा 30,000। उसमें से क्या माइनस करोगे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना है 9,600। म्यूनिसिपल रेट कितना है, रेट म्यूनिसिपल टैक्स 9,600। 9,600 माइनस हो गया, आगे नेट वैल्यू 20,400, उसका 30% 6120, उसका 30% 6120। और दूसरा कौन सा आएगा, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड वो भी 6,000 है, तो 6,000। सो 20,400 में से ये दोनों माइनस करते हैं, 6120 एंड 6,000, तो आपका आंसर आता है 8280। तो एक प्रॉपर्टी में से पॉजिटिव इनकम, एक प्रॉपर्टी में से नेगेटिव इनकम। सो टोटल ओवरऑल इनकम, देयरफॉर टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8280 हमको इनकम मिल रहा है, उसमें से 6,000 हमारा लॉस माइनस हो गया, हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अल्टीमेटली बचा 2280। अल्टीमेटली हमारा बचा 2। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।